वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था उसको 2 मिनट रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ हमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म हम लोग जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर ये कोई 2 इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ये कैसा इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। हमने पढ़ा था कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 2 स्ट्रेट लाइन। एक इक्वेशन पहला वाला एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वाला एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल हमें कितने स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगे, 2 स्ट्रेट लाइन। तो इसमें हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा हुआ था, लाइंस जो हमें मिलेंगे 2 लाइंस वो क्या होंगे, आर। पहला केस हम लोगों ने पढ़ा इंटरसेक्टिंग होंगे, है ना, कुछ याद आया होगा आपको। लाइंस कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। या फिर दूसरा केस इंटरसेक्टिंग नहीं होंगे तो क्या होंगे, पैरेलल। एंड थर्ड केस क्या था आपका, कोइंसिडेंट। इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कंडीशन कुछ। इंटरसेक्टिंग कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन था, आप रिकॉल करिए क्या कंडीशन था वहाँ पे। ऐसे ही पैरेलल के लिए क्या कंडीशन था और कोइंसिडेंट के लिए क्या कंडीशन था। टोटल हम लोगों ने 3 कंडीशन देखा हुआ था। इंटरसेक्टिंग में क्या कंडीशन था, तो आपको याद होगा इंटरसेक्टिंग में a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्या था, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये चीज़ आपको एकदम लर्न रखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। या आप कहिए a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो लाइंस क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है तो एक चीज़ हम लोगों ने और डिस्कस किया हुआ था, हमें कैसा सोल्यूशन मिलेगा। जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो हमें कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। कैसा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। और एक चीज़ और आपको बताया गया था, जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम हमारा कैसा होता है, तो सिस्टम होता है कंसिस्टेंट। कैसा सिस्टम होता है, कंसिस्टेंट। आपको सारी चीज़ें याद आई होंगी। पैरेलल में क्या कंडीशन है, कब लाइन पैरेलल होगा, इसके लिए कंडीशन a1/a2 इक्वल टू क्या था, b1/b2। बट c1/c2 में क्या कंडीशन था, दिस इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस कब रिप्रेजेंट करेगा कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो इस केस में अगर सोल्यूशन की बात करिए तो कितने सोल्यूशंस हमें मिलेंगे, नो सोल्यूशंस। मीन्स कोई भी सोल्यूशन हमें इस केस में नहीं मिलता जब लाइन पैरेलल होगा। क्यों नहीं मिलता वो आप जानते हो, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट हमें नहीं मिलता दोनों लाइंस पे जो लाई करे। नो सोल्यूशन है तो आप जानते हैं सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो सिस्टम हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। और कोइंसिडेंट लाइन है तब क्या होगा, तो कोइंसिडेंट लाइन जब होगा तो रेशियो किसके इक्वल होगा, a1/a2 किसके इक्वल होगा, b1/b2। और b1/b2 किसके इक्वल होगा, c1/c2। तीनों रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है। और a1 b1 c1 की अगर बात करिए तो देखिए पहला इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसमें x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और c1 है कांस्टेंट। ठीक है। और a2 b2 और c2 जो लिखा हुआ है वो आप देख रहे हैं दूसरे इक्वेशन के लिए। वो किस इक्वेशन में है, दूसरे इक्वेशन में a2 b2 और c2 आपको मिलेगा। a2 क्या है, a2 है x का कोफिशिएंट, b2 क्या है, y का कोफिशिएंट और c2 क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये सेकंड इक्वेशन में है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ कितने सोल्यूशन मिलेंगे, तो हम लोगों ने देखा था कि कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन क्या कर जाता है, लाई कर जाता है ना। तो ऑल पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कॉमन। तो यहाँ कितने सोल्यूशंस हमें मिलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। कितने मिलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस मिलते हैं। और सिस्टम कैसा होगा, अब इसमें भी सोल्यूशन हमें मिल रहा है तो सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट।
सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक और नाम है, जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलता है तो हम कहते हैं सिस्टम हमारा कैसा हो गया, डिपेंडेंट। कैसा हो गया, डिपेंडेंट। या तो कंसिस्टेंट कहिए या तो आप क्या कहिए, डिपेंडेंट। तो अगर आपसे कंसिस्टेंट पूछा जाता है और आप कंडीशन निकालते हैं, आपको A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 मिलता है, तो आप कहेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट। ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.2 हमें सॉल्व करना है आज। 3.2 के पहले की जितना भी थ्योरी था वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। 3.2 एक्सरसाइज बुक में देखिए, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बुक में 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें लिखा हुआ है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है। आपको क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाना है एंड फाइंड दियर सोल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफ के थ्रू उसका सोल्यूशन निकालना है। तो ग्राफ के थ्रू सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या हुआ, ग्राफ आप ड्रा करोगे, एक ही ग्राफ पेपर पे दोनों लाइन को ड्रा करना है एक सिंगल स्केल पे। तो जब आप ग्राफ ड्रा करोगे तो हो सकता है आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस मिले, या क्या हो सकता है आपको कैसी लाइन मिले, हो सकता है आपको पैरेलल लाइन मिले, या फिर तीसरा कंडीशन क्या है, हो सकता है लाइन कैसा मिले, कोइंसिडेंट। ठीक है, लाइन कैसा मिले, कोइंसिडेंट। तो जब सोल्यूशन की बात करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर आपको मिल रहा है तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, हमने आपको बताया था ये पॉइंट कॉमन है दोनों लाइन पे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा सोल्यूशन। इसी का हम कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे। सपोज करिए इसका कोऑर्डिनेट A, B है, तो x वेरिएबल की वैल्यू हो गया A और y वेरिएबल की वैल्यू हो गया B। हमें x और y की वैल्यू निकालना रहेगा, तो x और y की वैल्यू हमें मिल जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ठीक है। और जब पैरेलल लाइन रहेगा तो हमें x और y का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। यहाँ इस केस में हम लिखेंगे हमें नो सोल्यूशन मिलेगा, अगर ऐसा ग्राफ हमें पैरेलल लाइन ग्राफ मिलता है तो। और अगर कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ हमें मिलता है तो ईच पॉइंट हो जाएगा, ईच पॉइंट ऑन लाइन इज सोल्यूशन। ठीक है। तो इस केस में हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। कोई भी इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, वो एक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखना है ग्राफ ड्रा करके। ग्राफ में अगर इंटरसेक्टिंग लाइन मिला तो एक्स वाई की यूनिक वैल्यू हमें मिलेगा, अगर कोइंसिडेंट लाइन मिला तो एक्स और वाई की इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और अगर पैरेलल लाइंस मिलेगा तो नो सोल्यूशन हमें मिलेगा, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप समझ गए होंगे, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फॉर्म करना है, बनाना है पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसा कि 3.1 में हम लोग करते थे, एंड फाइंड दियर सोल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफ के थ्रू उसका सोल्यूशन हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए। तो फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। आप बुक में देखिए तो लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। आपके क्लास में मैथमेटिक्स क्विज कराया जा रहा है, तो उसमें कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें टोटल 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गया टोटल स्टूडेंट, क्या मिल गया आपको, टोटल स्टूडेंट मिल गया। टोटल स्टूडेंट्स हैं 10 जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, मैथमेटिक्स क्विज में। ठीक है, यहाँ तक पहला आपको सेंटेंस क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, आगे पढ़िए तो लिखा हुआ है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज क्या है, 4 मोर देन। 4 मोर देन का मतलब 4 ज़्यादा है, मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा किससे, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो यहाँ से आपके माइंड में एक चीज़ आया होगा कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स में ग्रेटर कौन है। तो बताइए नंबर ऑफ़ बॉयज़ ग्रेटर हैं या नंबर ऑफ़ गर्ल्स ग्रेटर हैं। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको यही फील हुआ होगा कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़, मीन्स नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हैं वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 मोर हैं। 4 मोर का मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा किसमें, नंबर ऑफ़ बॉयज़ में। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़
कम है नंबर ऑफ़ गर्ल्स से, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ़ बॉयज़ में 4 ऐड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ़ क्या मिल जाएगा, गर्ल्स। या कुछ लोग के माइंड में ये भी जा रहा होगा कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ़ गर्ल्स से 4 कम है नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता चल जाए तो हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकाल सकते हैं, या कहिए नंबर ऑफ़ गर्ल्स पता चल जाए तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकाल सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ़ गर्ल्स अगर आपको पता है तो उसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा, तब हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ़ बॉयज़। या नंबर ऑफ़ बॉयज़ अगर पता है तो उसमें 4 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो आप किसको लेट करेंगे, मैं लेट करूँगा नंबर ऑफ़ बॉयज़ को, और उसमें 4 ऐड करूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ़ गर्ल्स मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आगे पढ़िए, इसके कामा लगा हुआ है, फिर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स बताना है हु टुक पार्ट इन द क्विज, जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर स्टार्ट करिए, वो तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर। टोटल, तो यहाँ 2 चीज़ें आपको क्लियर होगा। पहला चीज़, टोटल कितने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टोटल 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। एंड सेकंड थिंग्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़। इसी से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे। आंसर स्टार्ट करते हैं, लेट कर लीजिए, किसको लेट करेंगे, नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़ को लेट कर लीजिए। इसको हमने मान लिया x। टोटल कितने बॉय हैं, x, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन मैथमेटिक्स क्विज। पूरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ हु पार्टिसिपेट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो यहाँ से कंडीशन लगाइए, केस नंबर फर्स्ट। अभी नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी आपको मानना है, एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल यूज करना है यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स। अब यहाँ पे देखिए, हमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है, तो हमें 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे कि क्लास 8 में हम लोग करते थे, इसको क्लास 8 का प्रॉब्लम समझिए, वो 1 वेरिएबल में आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल नंबर ऑफ़ बॉयज़ x मानने से आपको नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ दोनों मिल जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उस तरीके से आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म करना है। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ को x मानिए और नंबर ऑफ़ गर्ल्स को आप मान लीजिए कितना, नंबर ऑफ़ गर्ल्स को मान लीजिए y। ठीक है, 2 वेरिएबल आपके पास हो गया, एक x और एक y। केस नंबर फर्स्ट, आपको टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में, इक्वल टू दिया हुआ 10। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, टोटल स्टूडेंट्स कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ़ बॉय जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लस नंबर ऑफ़ गर्ल्स जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो x नंबर ऑफ़ बॉयज़ हो गए प्लस y नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो गई, दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू क्या मिल गया, 10। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड देखिए, केस नंबर सेकंड में हमारा है नंबर ऑफ़ गर्ल्स दिया हुआ 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालना होगा अगर, तो इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ़ बॉयज़ में कितना ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ बॉयज़ में 4 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड कर दिए। नंबर ऑफ़ गर्ल्स, नंबर ऑफ़ गर्ल्स देखिए कितना माने हैं आप, नंबर ऑफ़ गर्ल्स को आपने माना है y, इक्वल टू नंबर ऑफ़ बॉयज़ को हमने माना है x प्लस 4। या इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, इसी को कैसे लिख सकते हो, x को अगर ट्रांसपोज करिए लेफ्ट में तो ये होगा y माइनस एक्स इक्वल टू 4। क्या होगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। या इसी को आप लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो गया, यहाँ माइनस वाई हो जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू -4। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक वर्क तो आपका पूरा हो गया।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाने वाला वर्क कंप्लीट हो गया। x + y = 10 मिला, x - y = -4। दो आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना दिया। अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ के थ्रू निकालना है x और y की वैल्यू। क्या निकालना है? x और y की वैल्यू। तो इसके लिए एक सिंगल स्केल पे हम लोग दोनों का ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, जब कभी आपसे कहा जाता है कि एक ग्राफ पेपर पे आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचिए, तो आपको एक सिंगल स्केल मानना है और दोनों को उस स्केल पे ड्रा कर देना है। अब देखिए पहला वाला x + y = 10, इसके लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं टेबल। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? टेबल। टेबल बनाना आपको बताया हूँ, क्लास 9 से आपको पढ़ाया जा रहा है। x, y और आपको पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर में भी पढ़ाया गया है x, y। पहले क्या करेंगे? x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पहले क्या करेंगे? x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यहाँ देखिए x की वैल्यू 0 पुट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? फर्स्ट कैलकुलेशन में 0 + y = 10, तो y की वैल्यू कितना मिल गया आपको? 10। ये हो गया पहला कोऑर्डिनेट 0, 10। इसको इरेज कर सकते हैं आप, ये आपका कैलकुलेशन पार्ट है। अब y की वैल्यू 0 हमने पुट किया, y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करिए तो देखिए x की वैल्यू कितना हो गया? x + 0 = 10, तो x की वैल्यू आ गया 10। तो ये हो गया 10, 0। ठीक है, एक आध पॉइंट आप और अपने मन से रख सकते हो। x की कोई भी वैल्यू मान लीजिए और y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो जब आपको नेक्स्ट टॉपिक में 3.3 एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी पढ़ाया जाएगा उसमें आप पढ़ेंगे अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसका बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा, उसका बहुत ही ज़्यादा रोल है कहिए। जब तक आप आगे पढ़ते रहेंगे तब तक उसका रोल रहेगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। x + y = 10 पहला इक्वेशन हो गया, x - y = -4। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब आप अलजेब्रिक मेथड सीख जाएंगे सॉल्व करने का, तो वहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू कहीं रफ में निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा ग्राफ जो बने वो बहुत ही क्लीन बने। ठीक है, और x और y की ग्राफ से जो वैल्यू मिल जाए वो एकदम करेक्ट वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू सपोज करिए कहीं से निकाल लीजिए। यहाँ से हमने निकाल लिया x की वैल्यू कितना आया? y - 4, -y को ट्रांसपोज कर दीजिए। अब ये x की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, है ना, पुट इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू यहाँ पुट हो गया y - 4 + y = 10। x के प्लेस पे कितना पुट कर दिया हमने? y - 4 + y = 10। y ऐड होकर 2y हो गया, -4 राइट में गया, ऐड हो गया, कितना हो गया? 14। ठीक है, कैलकुलेशन ही है। y = कितना हो जाएगा? 2 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया? ये 7। तो y की वैल्यू हमें मिल गया कितना? 7। और यहाँ x की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू 7 पुट करके 7 - 4 = कितना आ गया? 3। तो देखो x और y की वैल्यू तो ये अलजेब्रिक मेथड से हमने निकाला है, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करना है, ये हमारा रफ वर्क है। अब हम क्या करेंगे, वो जो सलूशन हमें मिला है, x की वैल्यू देखो यहाँ आप पुट कर लेंगे कितना? x की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे ही, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा अभी हमें ग्राफ में वही वो आंसर है। ठीक है, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे। यहाँ देखिए आप 3 पुट करके देख सकते हैं, 3 पुट करने पे y की वैल्यू आपको कितना मिलेगा? तो y की वैल्यू आपको मिलेगा यही वैल्यू 7। तो एक पॉइंट आपको मिल गया 3, 7। ठीक है, ये हो गया पहले इक्वेशन का टेबल। और दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल बनाइए। अब ये पहला पॉइंट हो गया आपका, दूसरे इक्वेशन के लिए टेबल बनाइए। तो ये हो गया x - y = कितना है? -4। इसके लिए टेबल हो गया, एक हो गया x, एक हो गया y। ठीक है, और एक क्या हो गया? x, y। अब x की वैल्यू 0 पुट करिए, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए y की वैल्यू निकालिए। यहाँ 0 - y = -4 हो गया, तो y = कितना हो गया? यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -y = -4 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितना आ गया? 4। ये आप टेबल खुद ही बना सकते हो, ये चीज़ मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। y की वैल्यू 0 पुट करिए। अब ये कैलकुलेशन है हमारा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x - 0 = -4, x की वैल्यू कितना आ गया? -4।
ये -4 हो गया, -4, 0। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो ये 3 या 4 मार्क्स के प्रॉब्लम है। और एक लास्ट वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू अब रखेंगे 3, है ना। x की वैल्यू 3 रखिए तो -y इक्वल टू कितना हो गया, -4। 3 को राइट में ट्रांसपोज करिए तो -y इक्वल टू 3 प्लस में है, राइट में जाएगा -3 हो गया। ये कितना आ गया, -7। -y इक्वल टू कितना आ गया, -7। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू यही 7 मिल जाएगा। तो ये 3, 7। अब आपको एक चीज़ दिख गया होगा कि ये पॉइंट मिल गया आपको कॉमन, है ना। मीन्स ग्राफ यहीं पे कट करेगा हमारा। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। आपको ग्राफ कंफ्यूज मत रहिएगा, ग्राफ आपको जो ड्रा करना है, ग्राफ पेपर पे ही ड्रा करना है, ठीक है। और वहाँ से ग्राफ पेपर पे ड्रा करने के बाद वहाँ से कट करके आप अपने कॉपी में ग्राफ पेपर को पेस्ट कर लेंगे जहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक, क्लियर। अब ये देखिए x कोऑर्डिनेट हो गया आपका और ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट, नहीं सॉरी, ये x एक्सिस हो गया और ये कौन सा एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। और ये आपका हो गया ओरिजिन, ठीक है, x डैश और ये y डैश, ठीक है। एक्सिस ड्रा कर लीजिए। एक्सिस ड्रा करने के बाद अब हमें स्केल देखना है, x एक्सिस और y एक्सिस पे स्केल हम कितना मानेंगे। इधर ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ तक तो आप कर ही चुके होंगे, ठीक। इक्वेशन बगल में लिखा हुआ है आपके, ये है y एक्सिस। देखिए पहला हमें x एक्सिस का स्केल लिखना है तो x कोऑर्डिनेट देखिए सबका 0, 10, 3 और यहाँ देखो 0, -4, 3। मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 10। मैक्सिमम कितना हमारा 10 है। तो x एक्सिस पे कितना स्केल माना जाए, ऐसा स्केल मानिए कि x एक्सिस पे आपका वो इंडिकेट हो जाए। तो हमने माना 1 बिग डिवीज़न इक्वल टू 2 का, कितना माना, 1 बिग डिवीज़न इक्वल टू 2। मतलब जो 10 स्मॉल डिवीज़न होते हैं वो कितना मान लिया हमने, 2। तो ये हो गया 2। नेक्स्ट वाला बिग डिवीज़न जो होगा 10 स्मॉल डिवीज़न के बाद वो क्या हो गया, 4। उसके बाद नेक्स्ट बिग डिवीज़न क्या हो जाएगा, 6, या कहिए 1 सेंटीमीटर जो ये गैप होता है वही हमने माना हुआ है 2 यूनिट, 8 और ये लास्ट में क्या हो गया, 10। तो 10 तक इंडिकेट करना है या 12 तक आप इंडिकेट कर सकते हो। और लेफ़्ट में हमें कितना चाहिए, -4 है, -2 हो गया पहला बिग डिवीज़न, इधर हो गया -4 दूसरा बिग डिवीज़न। एक और कर लीजिए -6, या आपकी मर्ज़ी, आप कोई दूसरा स्केल मान सकते हो। बहुत छोटा स्केल मत मानिएगा, सीधे 10 मत मान लीजिएगा, नहीं तो बहुत कम स्पेस में ही आपका बनने लगेगा ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ बनाइए कि पूरे ग्राफ पेपर पे दिखाई पड़े कि हाँ ये ग्राफ है, क्लीन ग्राफ होना चाहिए। अब y कोऑर्डिनेट देखिए, y एक्सिस पे स्केल मानना है, x एक्सिस का स्केल यहाँ लिख दीजिए। ऑन x एक्सिस हमने क्या माना, 1 सेंटीमीटर को माना हमने 2 यूनिट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट हमें क्या बता रहा है, x कोऑर्डिनेट हमें बता रहा है नंबर ऑफ़ बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूनिट के जगह लिख सकते हैं 2 बॉयज़, क्या लिख सकते हैं, 2 बॉयज़। यहाँ आप लिख दीजिए, ये हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ़ बॉयज़, ये हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ़ बॉयज़। और y एक्सिस हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स, ठीक है। तो देखिए y कोऑर्डिनेट पे कितना स्केल मैक्सिमम है, 10 का और 7 का, सब प्लस में ही है। तो यहाँ भी 2 का ही मान लें और ग्राफ में आपके आ ही जाएगा 1 बिग डिवीज़न 2 का, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट। यहाँ जो यूनिट है वो क्या बता रहा है आपको, 2 गर्ल्स, ठीक है। ये क्या बता रहा है, गर्ल्स। निगेटिव में देखिए तो निगेटिव y एक्सिस में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करिए, -2, -4 दो कम से कम इंडिकेट कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा स्केल कंप्लीट हो गया x एक्सिस और y एक्सिस पे। अब हमें पॉइंट्स को इंडिकेट करना है, तो पहला ग्राफ कंप्लीट करते हैं हम लोग। इसको मान लीजिए पॉइंट A, इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए आप C। 0,10 इंडिकेट करिए। तो 0,10 किस एक्सिस का पॉइंट है, पहली बात तो ये है। तो यहाँ देख रहे हैं हम x कोऑर्डिनेट 0 है,
एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो किस एक्सिस का पॉइंट हो गया, वाई एक्सिस का। किस एक्सिस का पॉइंट हो गया, वाई एक्सिस का। ये जहाँ 10 लिखा हुआ वही हमारा क्या है, 0,10, ये हो गया पॉइंट ई, ठीक है। और पॉइंट भी इंडिकेट करिए 10,0, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट हो गया, ये हमारा बता रहा है 10,0 पॉइंट बी, है ना। पॉइंट सी देखिए 3,7 हमें इंडिकेट करना है, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो, वाई कोऑर्डिनेट 7, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 चाहिए। तो देखिए ये हो गया 2 और 2 के आगे एकदम मिडिल में 5th वाला डिवीज़न, यहाँ से छोटा 5th डिवीज़न जाएंगे तो ये हमें बता रहा है कितना, ये हमें बता रहा है 3, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट है, दैट मीन्स 10 स्मॉल डिवीज़न इक्वल टू 2 यूनिट, है ना। तो ये हो गया 3 और आपको कितना चाहिए 7, 6 और 8 के बीच में एकदम 5th वाला जो डिवीज़न होगा वो आपको क्या बताएगा 7। तो 3 और 7, 3 के ऊपर जाइए, 7 के राइट में जाइए, तो आप जहाँ दोनों लाइन कट कर रहा होगा ग्राफ में आपके दिया होगा वो पॉइंट हमारा क्या बता रहा है 3,7 और ये पॉइंट है सी, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, पॉइंट सी, ठीक। तो पहला ग्राफ कंप्लीट कर लीजिए, पहला ग्राफ आपका हो गया कंप्लीट। इन तीनों को स्केल रख करके आपको मिलाना है और प्रोड्यूस कर देना है दोनों साइड और एक लाइन बना देना है। एरो ज़रूर लगाइएगा क्योंकि लाइन में एरो होता है दोनों साइड। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा ग्राफ, x + y = 10। इस पे लिख दीजिए ये हमारा ग्राफ है x + y = 10 का। अब सेकंड ग्राफ कंप्लीट करिए। सेकंड में क्या है, इसको मान लीजिए पॉइंट D और इसको मान लीजिए पॉइंट E और ये तो आपका वही पॉइंट है पॉइंट C, ठीक है। तो D वाला पॉइंट 0,4 है, ये किस एक्सिस का पॉइंट है, तो ये आपको दिख रहा है एक्स कोऑर्डिनेट 0 तो वाई एक्सिस का पॉइंट हो गया। ये 0,4 यहाँ पे है, 0,4 इंडिकेट करिए, ये पॉइंट हो गया D। और -4,0 ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, पॉइंट E हो गया आपका, यहाँ पर है -4,0 और पॉइंट C तो ऑलरेडी इंडिकेट है। अब दूसरा वाला ग्राफ ड्रा कर लीजिए, इन तीनों पॉइंट को मिला के ग्राफ ड्रा कर लेंगे, ठीक है। स्केल रख करके आप ग्राफ ड्रा करिए और प्रोड्यूस कर दीजिए दोनों साइड, एरो लगा दीजिए, ये आपका लाइन कंप्लीट हो गया। और ये हो गया किसका ग्राफ, x - y = -4 का। तो दोनों ग्राफ आपने ड्रा कर दिया। अब आपको ग्राफिकली बताना है सलूशन, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लिया जाए, क्या पूछ रहा था, फाइंड द सलूशन ग्राफिकली। केवल सलूशन बताना है आपको, ये नहीं बताना कि आपको कैसा लाइन मिल रहा है, ये सब चीज़ें आपको नहीं बताना है। तो आपको मिला इंटरसेक्टिंग लाइन और कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है 3,7 पे। तो अब इसका आंसर लिख दीजिए। आंसर क्या लिखेंगे लास्ट में, ग्राफ ड्रा करने के बाद आप आंसर लिखिए। सिंस लाइन्स आर, कैसे लाइन्स मिले हमें, इंटरसेक्टिंग, कैसा लाइन मिला, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। देयरफॉर 3,7 ये क्या हो जाएगा, इस सलूशन ऑफ किसका सलूशन हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। कौन कौन सा यहाँ पेयर था हमारे पास, तो एक था x + y = 10 एंड x - y = -4। ये हमें सॉल्यूशन मिल गया, दैट इज़ x की वैल्यू हमें कितना मिला, यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू बताएगा। फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू 3 हो गया, y की वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। सेकंड वेरिएबल जो सेकंड कोऑर्डिनेट है या कहिए y कोऑर्डिनेट, वो सेकंड वेरिएबल y की वैल्यू बताएगा। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7, ये हमें मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन, और यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इसी टाइप से इसका सेकंड वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, सेम ऐसे ही करना है, इसको पढ़ लीजिए। फर्स्ट के सेकंड में आपको दिया हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7
पेन का जो रेट है टोटल मिला के वो कितना रुपया है, 50 रुपया। तो आप क्या करेंगे, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन आप मान लेंगे। आगे पढ़िए, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कास्ट रुपया 46। ठीक है, तो फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप यही लेट करेंगे कि लेट कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x एंड कास्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y। तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, कितना रुपीज़ हो जाएगा, 5x और 7 पेन का 7y। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 पहला आपका इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरा इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद आप ग्राफ ड्रा कर लीजिएगा। ग्राफ ड्रा करने के बाद आप सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन मिला तो जैसे इस केस में मिला था तो x और y की यूनिक वैल्यू आपको मिलेगा। अगर पैरेलल लाइन मिला तो आप ग्राफ ड्रा करेंगे, कहेंगे लिखेंगे कि लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैरेलल लाइंस, तो देयरफॉर देयर इज़ नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइन के केस में कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। एंड थर्ड, अगर कोइंसिडेंट लाइन मिलता है तो इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, आप इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन लिख करके उसके बाद कोई भी 1-2 सोल्यूशन आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभी। इसमें लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। रेशियो को कंपेयर करिए। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, बुक में देखिए तो बुक में यही चीज़ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। पहले आप तो रेशियो कंपेयर करिए, मीन्स पहले आपको क्या करना पड़ेगा, A1/A2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, देन B1/B2 निकालना पड़ेगा, देन C1/C2 जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में कर रहे थे। फिर उसके बाद उसको कंपेयर करना है। ठीक है, जब कंपेयर कर लेंगे तो टोटल 3 केसेस हम लोगों ने देखा था, या तो A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, या फिर तीनों रेशियो इक्वल होंगे, मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे जब आप कंपेयर कर लेंगे उसके बाद आपको बताना है कि फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, और पैरेलल और कोइंसिडेंट, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, कैसे लाइन्स है ये आपको बताना है। तो इसका कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया जाए। जैसे मैं सेकंड का थर्ड वाला आपको बता रहा हूँ, और उसके जो 2 पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक है, तो होमवर्क आप अपना क्लियर करते जाइए। फर्स्ट का सेकंड पार्ट हो गया, और क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो इसका है वो आपके लिए क्या है, होमवर्क। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में लिखा हुआ क्वेश्चन 6x - 3y + 10 = 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो कंपेयर करना है। 2x - y + 9 = 0, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले तो A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू निकालना है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। देखिए इसको किससे कंपेयर करेंगे आप, जो पहला इक्वेशन है उसको कंपेयर किया जाएगा A1x + B1y + C1 = 0। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, ये जो +10 है इसको राइट में लिख देता है, इसको लिख देता है ऐसे इक्वल टू -10 लिख देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप का बना लीजिएगा आप। जो राइट में लिखा हुआ है उसको ट्रांसपोज करके लेफ़्ट में ला करके राइट साइड को क्या कर लेंगे हम लोग 0, क्योंकि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। A1x + B1y + C1 लेफ़्ट में लिखा हुआ है और इक्वल टू राइट में क्या लिखा हुआ है 0। तो इसी टाइप का, इसी शेप का एकदम आपको चाहिए, तभी आप वैल्यू को कंपेयर करके A1, B1 और C1 निकाल सकते हैं। और इसको किससे, दूसरे वाले किससे कंपेयर करेंगे, A2x + B2y + C2 = 0 से कंपेयर करेंगे। अब रेशियो निकालना स्टार्ट करिए। A1/A2 निकालिए, A1/A2 कितना हो जाएगा। A1 देखिए x का कॉफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में कितना है 6, और A2 x का कॉफिशिएंट है दूसरे वाले इक्वेशन में /2। इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 6 कैंसिल होगा, कितना आ गया 3। ऐसे ही आप निकाल लीजिए B1/B2,
b1 अपान b2 निकालेंगे। b1 देखिए पहले इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट लेना है, मीन्स विद साइन देखना। क्या देखना? विद साइन। y का कॉफिशिएंट कितना है? -3। और सेकंड में देखिए y का कॉफिशिएंट कितना है? b2। तो यहाँ देखिए b2 की वैल्यू कितना मिल गया? -1। कितना मिल गया? -1। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर कितना मिल गया आपको? इसका भी आंसर 3 मिल गया। C1 अपान C2 निकालिए। तो C1 अपान C2 कैसे निकलेगा? पहले वाली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म देखिए +10 है, विद साइन देखना है। +10 है तो प्लस लिखा नहीं जाता, 10 लिखेंगे अपान दूसरे वाले में कांस्टेंट टर्म कितना है? 9। तो 10 अपान 9 इक्वल टू कितना हो गया? 10 अपान 9 10 अपान 9 ही आएगा। अब देखिए A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, ये तीनों चीज़ें निकल गया। अब आपको क्या करना है? कंपेयर। क्या करना है? कंपेयर करना है। तो यहाँ कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने पे आपको क्या मिला? A1 अपान A2 हम देख रहे हैं B1 अपान B2 के इक्वल मिला। ठीक है, A1 अपान A2 इक्वल टू क्या मिल गया? B1 अपान B2। C1 अपान C2 इसके साथ कंपेयर करिए तो हम देख रहे हैं C1 अपान C2 इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अब आप याद करिए कि ये किसके लिए कंडीशन है, ये कैसा लाइन रिप्रेजेंट करता है। तो आपको आई होप आपको क्लियर होगा ये कैसा लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइंस। ये चीज़ हमने कल पढ़ा था और आज रिकॉल भी किया। तो देयरफॉर करके आप लिख देंगे, ये चीज़ आपको कंडीशन मिल गया। देयरफॉर लाइंस आर, कैसे लाइंस हो गए? लाइंस आर पैरेलल। कैसे लाइन हो गए? पैरेलल। बस इतना ही आपको बताना था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है या पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो इस केस में हमें कैसा लाइन मिला? पैरेलल लाइन मिला, क्योंकि पैरेलल लाइन का कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। ठीक है, जब A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब तीनों यही इक्वल मिलने लगेगा, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 मिल जाएगा, तो आप कहेंगे लाइन कैसा हो गया? कोइंसिडेंट। तो यहाँ देखिए A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, पहले तीनों निकालना है आपको इसमें, उसके बाद कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर जैसे A1 अपान A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 मान लो मिल गया, और ये नहीं लिखेंगे बाद में कि डज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 या इक्वल टू C1 अपान C2। तो C1 अपान C2 का कोई रोल नहीं रह जाएगा। A1 अपान A2 डज नॉट B1 अपान B2 मिल गया, डज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 मिल गया। तो इतना ही कंडीशन लिख करके आप लिखेंगे कि लाइंस आर क्या हो गए? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ रेशियो तीनों निकालना पड़ेगा। A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2, तीनों रेशियो आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया क्लियर। सेकंड का फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट आप कर लीजिएगा। थर्ड वाले प्रॉब्लम में देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3। टोटल आज हम 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका, और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है इसका वो कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो कंपेयर करना है। बुक में देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपान A2, B1 अपान B2 एंड C1 अपान C2। ठीक है, यहाँ भी वही काम करना है, पहले रेशियो कंपेयर करना है, मीन्स आपको A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 निकालना पड़ेगा। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फिर आपको बताना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता है कंसिस्टेंट कब मिलेगा? जब एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा, मीन्स लाइन या तो इंटरसेक्टिंग मिले या तो आपको क्या मिले? कोइंसिडेंट। तब हम कहेंगे सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। और अगर हमें पैरेलल लाइन मिलता है तो उसी केस में हमें नो सोल्यूशन मिलता है, तो वही एक सिंगल केस है पैरेलल लाइन वाला केस, जिसमें सिस्टम क्या होगा, या कहिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगा? तो वो होगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसका देखिए 3 का थर्ड वाला पार्ट, 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड में दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ठीक, ये 2 इक्वेशन हमें दिया हुआ है, और हमें क्या करना है? हमें पहले रेशियो कंपेयर करना है।
तो इसको कई लोग क्या करते हैं, एलसीएम वगैरह लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, इसको एलसीएम लेकर के आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम जनरल फॉर्म में बना ले रहे हैं। इसको लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y और 7 को ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट में, तो ये क्या हो गया -7 = 0। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाला देखिए, तो ये हो गया 9x - 10y और -14 = 0। ये बन गया आपका सेकंड। अब आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे a1x + b1y + c1 = 0 लिखना चाहे लिखिए, और यहाँ पे a2x + b2y + c2 = 0 लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। वो तो आप समझ गए होंगे कि a1 b1 और c1 हमें किस इक्वेशन से मिलेगा और a2 b2 और c2 हमें किस इक्वेशन से मिलेगा। ठीक है, बस इसका मतलब यही है आपको समझाना कि a1 b1 c1 पहले इक्वेशन से मिलेगा, a2 b2 c2 हमें दूसरे इक्वेशन से मिलेगा। तो a1/a2 की वैल्यू निकाल लीजिए। अब a1/a2 की वैल्यू सब लोग निकालिए और b1/b2 की वैल्यू सब लोग निकालिए, एंड देन लास्ट में क्या निकालिए, c1/c2 की वैल्यू। ये तीनों वैल्यू निकालिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। तो a1 की वैल्यू हम देख रहे हैं 3/2 है, यहाँ ब्रैकेट ज़रूर यूज़ कर लीजिएगा। ये a1 की वैल्यू हमने लिखा और डिवाइड साइन यहाँ थोड़ा बड़ा सा यूज करिए। अपान a2 की वैल्यू कितना है 9। अब कई स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में बहुत ही गलती करते हैं, तो इसको थोड़ा ढंग से सॉल्व करिएगा। अपान 9 को क्या लिखेंगे आप, 9/1। ठीक है, ये डिनोमिनेटर हो गया a2। अब इसको सॉल्व करना अब इजी है। यहाँ 2 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 9 में और 1 कहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 में, तो ये आपको कितना मिल गया 3/9 और 2 मल्टीप्लाई होके हो गया 18। 3/18 की वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/6, कैंसिल करेंगे 1/6 मिल गया। b1/b2 निकाल लीजिए। b1 की वैल्यू देखिए पहले में, यहाँ ब्रैकेट ज़रूर यूज़ करिएगा 5/3। ये b1 हुआ, न्यूमरेटर अभी हमने लिखा, यहाँ ब्रैकेट यूज़ कर लीजिएगा और डिवीज़न साइन थोड़ा बड़ा सा लगाइएगा यहाँ पर। b2 की वैल्यू देखिए कितना है -10, कितना है -10, और ये -10/1 आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -10/1 लिखेंगे। तो ये इसको सॉल्व करना है। 3 को कहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे -10 में, और 1 को कहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे 5 में, तो आपका आंसर हो गया 5/-30। इस माइनस को न्यूमरेटर में ले जाइए और इसको 5 से कैंसिल करिए, कितना आ गया -1/6। हमें कितना मिल गया -1/6। ठीक है, c1/c2 निकालिए। c1 की वैल्यू -7 है, c2 की वैल्यू क्या है -14। माइनस माइनस कैंसिल होगा, 7 से 14 कैंसिल होगा तो कितना हो गया 1/2 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रेशियो को कंपेयर करना है और ये बताना है कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आंसर करना है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम पूछा जा रहा है, तो अब हम वहाँ पे इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइन वगैरह ये सब चीज़ें, या सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, ये सब नहीं लिखेंगे। हम सीधा आंसर करेंगे कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो पहले रेशियो कंपेयर करिए। रेशियो कंपेयर करने पे आपको क्या मिला, देयरफॉर a1/a2 और b1/b2 कंपेयर करिए, तो हम देख रहे हैं दोनों क्या इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है ना, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आपको c1/c2 देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने से ही आपको पता चल गया कि लाइंस कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग। कैसा लाइंस होगा, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसलिए लाइन कैसा हो गया हमारा, लाइन हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है, मींस एक सिंगल एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मिलता है। तो ये सिस्टम कैसा हो गया, सिस्टम हो गया इस केस में कंसिस्टेंट। आपको हमने बताया कि केवल एक ही केस में इनकंसिस्टेंट होता है। कौन सा केस होता है वो, कौन से वाले केस में, पैरेलल लाइन वाले केस में, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। तो इस केस में आप लिख देंगे दिस इम्प्लाइज, कैसा हमें सिस्टम मिला, कंसिस्टेंट। तो ये हमें मिल गया कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आप पूरा फुल आंसर लिख सकते हैं। देयरफॉर
गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको और भी प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने हैं। आई थिंक सभी प्रॉब्लम आपके लिए इजी है। थर्ड का और जो भी पॉइंट छूटा हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाला, ये आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का यहीं पे वर्क फिनिश हुआ। आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा कौन कौन सा आपको होमवर्क करना है, और होमवर्क में और बढ़ाइएगा तो आपको एग्जाम्पल नंबर 4 आज और कर लेना है। कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, एग्जाम्पल 4 और एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन, और जो मैं क्वेश्चन बताएं उसको क्लास वर्क में आप करिएगा, और जो आपको होमवर्क दिया गया है वो आप असाइनमेंट कॉपी में या HW वाली कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर।